हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज सॉल्यूशन चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल वर्सेज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम एक ऐसे कंटेनर ले लेते हैं, कंपैरिजन कर करके ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है। दो कंटेनर ले लिए, दोनों का सिचुएशन हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें हमने क्या किया है कि 1 kg H2O लिया है, वाटर यानी सॉल्वेंट। इसमें भी मैंने लिया है क्या, 1 kg सॉल्वेंट यानी H2O वाटर है। ये है कौन, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ भी H2O है, क्या, सॉल्वेंट है। इसमें क्या कर लेते हैं कि 1 मोल शुगर को हमने पुट किया और इसमें पुट कर लेते हैं किस चीज को, 1 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH को पुट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 1 मोल सॉल्वेंट, यदि हम 1 kg सॉल्वेंट में हम जब डालते हैं तो मोलिलिटी का वैल्यू कितना आता है, 1। तो सिमिलर कंडीशन में यहां भी मोलिलिटी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। डेल्टा टीवी हम यदि इसका निकालें तो होता है फार्मूला KBM। इसके लिए भी हम निकालेंगे डेल्टा टीवी, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे KBM। आगे देखिए, यदि हम इसका डेल्टा टीवी निकालते हैं तो वैल्यू आ गया, मान लिया जाए कि आपके पास 2.56, ये मान रहे हैं, ये लेट है, ठीक है। और जब इस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो भी इसका डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आया वो आया 2.56। यानी आपने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया तो और ये आपने कैलकुलेट किया तो भी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ देखिए डेल्टा टीवी, यहाँ एक मान लेते हैं कि वैल्यू आता है 3.86। ये है आपके पास कैसा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जब आपने पूरा इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो आ जाता है 2.59। ये आ गया कैसा, कैलकुलेटेड। आप किस वैल्यू पे ज्यादा विश्वास करेंगे, आपको पता है कि आप विश्वास करिएगा एक्सपेरिमेंटल पे, एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए यहां दोनों जगह वैल्यू क्या आ गया है आपके पास, सेम। यहां दोनों जगह वैल्यू आ गया है क्या आपके पास, डिफरेंट। जाहिर सी बात है कि आप इसको तजब्बो दीजिएगा, इसको आप इसका नहीं देखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है और एक्सपेरिमेंट पे ही हम लोग साइंस में क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो आप ये जो डेटा का आपने जो डिफरेंसेस देखा, ऐसा क्यों, इसका रीजन देख लीजिए। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये जैसे ही इसमें हम डालेंगे H2O में तो ये अपने कंपोनेंट आयन CH3COO- और प्लस H प्लस आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी आपने 1 मोल ये लिया है तो 1 मोल ये भी हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और 1 मोल ये भी हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 मोल। 2 मोल पे आप मोलिलिटी निकालिएगा तो आपका मोलिलिटी क्या, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। लेकिन ये फेनोमेनन यहां नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ में ये नॉन वोलेटाइल है। और भी क्या, ये वाटर के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो हर हाल में ये क्या रहा, अपने स्थिति को यानी अपने मोलिलिटी को के वैल्यू को ये बरकरार रखा। इस वजह से इसका दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम, और इसका दोनों वैल्यू आपका क्या हो गया, डिफरेंट। तो देखिए हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फार्मूला दोनों जगह लगाया, यहाँ भी डेल्टा टीवी, यहाँ भी डेल्टा टीवी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू इसमें चेंज और इसमें सेम। तो जिसमें सेम रह गया वो आपका हो गया, वो शो किया एज ए नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जिसमें चेंज हुआ वो हो गया कौन सा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको कहाँ कहाँ फिट बैठेगा, जहाँ कहीं भी रॉल्स लॉ फिट बैठ जाए। तो रॉल्स लॉ कब कब फिट बैठता है, रॉल्स लॉ को फिट बैठने के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन क्या कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, यदि सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो ना तो उसका एसोसिएशन हो ना तो उसका डिसोसिएशन हो। नेक्स्ट, कोई भी सॉल्यूट को यदि हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में आपको फॉलो करता है रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ जब फॉलो करेगा तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जहां कहीं भी रॉल्स लॉ फॉलो नहीं किया वो हो जाएगा आपका कौन सा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आगे हम देखते हैं कि कब कब और कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम एबनॉर्मल में, और कौन कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे किसमें, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, रॉल्स लॉ डज नॉट फॉलो इन द फॉलोइंग कंडीशन। ये एग्जाम में आते रहता है, एकेडमिक एग्जाम में आता है, आप इसको नोट करके रखिएगा। when the solution is not ideal, not ideal कहने का मतलब कि not diluted, तब आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। आगे चलिए, when solute dissociated in the solution, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपने अभी देखा ही CH3COOH को जैसे ही हम H2O यानी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तब, पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तब ये टूट जाता है आपका CH3COO प्लस H प्लस, आयंस के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए पोलर सॉल्वेंट में डालने पे कोई भी सब्सटेंस, बेसिकली ये आपका कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी कुछ हद तक कि H2O में क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने का वजह ये है कि H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो दो सिमिलर आयंस यदि नजदीक आएंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ऐसे सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने कंपोनेंट आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस वजह से आपका रॉल्स लॉ ऐसे कंडीशन में भी फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं किया, आपने 1 मोल यहाँ लिया, ये मान लीजिए कि 1 मोल है, आपको रिजल्ट सॉल्यूशन में जाके हो गया ये 1 मोल और ये भी हो गया 1 मोल H प्लस आयन, तो टोटल आपने तो डाला 1 मोल, लेकिन अंदर के कैलकुलेशन में उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 मोल। तो ऐसे सिचुएशन में आप मोलिलिटी अच्छे ढंग से नहीं निकाल पाइएगा, रॉल्स लॉ का वैल्यू जो एग्जैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। देखिए नेक्स्ट, व्हेन सॉल्यूट एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, देखिए कैसे, एग्जांपल देख लीजिए आप यही एसिटिक एसिड को यदि आप डाल देते हैं C6H6, ये है बेंजीन, और बेंजीन क्या होता है आपके पास, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ही आप लेंगे तो ये डाइमर बना देगा CH3COOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए इसको आगे आप इसके आगे लीजिएगा कितना, 2, तो जैसे ही आप 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 मोल, और ये हो गया कितना, 1 मोल। आप तो कैलकुलेशन में देख रहे हैं क्या, 2 मोल का हिसाब किताब लगाइएगा, रिजल्ट अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, 1 मोल, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ आएगा। तो इन सब गड़बड़ कैलकुलेशन को हम सुधारेंगे कैसे, उसके लिए भी कुछ नियम है, आगे देखिए फिर। व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कि आपने एक कंटेनर लिया है इस तरीके से, जैसे ही आप यहाँ डालते हैं 5 मोल सॉल्यूट आपने डाला, पता चलेगा कि 3 मोल क्या हो गया, वोलेटाइल था तो उड़ गया, 3 मोल बाहर चला गया। तो इस सॉल्यूशन बनाने में टोटल रह गया कितना, 2 मोल सॉल्यूट। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका मोलिलिटी का वैल्यू क्या होगा, गड़बड़, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू गड़बड़, तो आपका जो रॉल्स लॉ पे वैल्यू पुट करिएगा वो क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में होता है आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम फार्मूला लगाते हैं, और जब ये सब घटना ना हो तब होता है कौन सा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
आप ये भी देखिएगा कि आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनाते समय हर जगह पे लिखेगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, ये सब आपको चर्चा करेगा। यदि चर्चा नहीं किया तो आप समझिएगा कि या तो डिसोसिएशन हो रहा है, या तो एसोसिएशन हो रहा है, या तो वोलेटाइल हो गया, तो उस हिसाब से आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या करना होगा। देखिए, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ और यहाँ इस सेक्शन में हमने ले लिया है किसके लिए? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फार्मूला, और इस तरफ लिया है किसके लिए? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमने फार्मूला को लिया है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों जगह हमने फार्मूला क्या लिखा है? सेम लिखा है। तो चेंज क्या होगा? तो चेंज होगा क्या? एक नया चीज आ जाता है जिसका नाम है क्वांट ऑफ फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज से? आई से। तो जितना डिसोसिएशन, एसोसिएशन, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सबको डिसाइड करेगा कौन? क्वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपको हर जगह पे देखिए, ये है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फार्मूला जो आप नॉर्मल में लगाएंगे वही आप लगाएंगे कहाँ? एबनॉर्मल में। लेकिन शर्त यही है कि सबके आगे क्वांट ऑफ फैक्टर आई से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना होगा, और हमारा वैल्यू सब कुछ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आगे हम दो टर्म के बारे में और पढ़ेंगे, क्वांट ऑफ फैक्टर के बारे में एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी कहाँ से देखिए आई का वैल्यू, चलिए देखते हैं इसमें हम क्वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है कि क्वांट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप 11th में भी आप लोगों ने सुना होगा, एक चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़े होंगे। एक आपको सॉल्यूशन में आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप समझ लीजिए कि इससे यदि सवाल पूछा जाए तो आपको 3 चैप्टर को कनेक्ट कर सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन सा चैप्टर आपका? इक्विलिब्रियम से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकालने को दे सकता है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखिए आई हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम होता है कौन सा? आपको न्यूमेरिकल में ऑब्जर्व भी लिखेगा, तो इसको समझिएगा। तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्वांट ऑफ फैक्टर। आप एकेडमिक एग्जाम में यानी 12th का बोर्ड में आपको इसका डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज क्वांट ऑफ फैक्टर, तो आप इसी से आप देख करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड और नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्वांट ऑफ फैक्टर। और भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? मॉलिक्यूलर मास का। तो जो नीचे है लिखे हैं वो ऊपर, ऊपर जो लिखे हैं नीचे हो जाएगा। इसमें कैसे? देखिए आई का वैल्यू, देखिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नीचे लिखे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास के टर्म में ऊपर लिखा गया नॉर्मल, और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? इफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आपका लेसर देन आ जाए किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तब आप समझिएगा कि क्या हो रहा है? एसोसिएशन। कई बार आपसे पूछता है कि एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, तो आप दोनों वैल्यू को निकालिए। कौन कौन? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालिए,
कैलकुलेटेड निकालिए, कैलकुलेटेड का ऑब्जर्व का वैल्यू घट गया, कैलकुलेटेड का बढ़ गया, तो समझिएगा कि केस आ रहा है किस चीज का, एसोसिएशन का। इसके जस्ट अपोजिट इफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तब आपका कंडीशन हो जाएगा किस चीज का, डिसोसिएशन का। और ये यूजुअली एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। ठीक है, यहाँ अल्फा हमने लिया है। कैसे निकालिएगा डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कैसे, एक कंटेनर ले लिए, मान लिया जाए कि आपने इसमें 5 मोल सॉल्यूट लिया है टोटल, और इसमें 3 मोल सॉल्यूट क्या हो गया, ये डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएटेड। तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, यानी कितना, 5, यानी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 3/5। यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप 100 से, तब वो आता आपका कौन सा, वो 100 में निकालते, वो फ्रैक्शन होता नहीं, वो परसेंटेज हो जाता। आप यहाँ देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये फ्रैक्शन में है, 1 में है। ठीक है, इस वजह से यहाँ एक लैंग्वेज में लिया गया कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सबस्टांस, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सबस्टांस दैट गोज डिसोसिएशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जाम में हमेशा आता है, ध्यान से रखिए, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेट हम ले लेते हैं ये AN, ये कोई सॉल्यूट है। जैसे ही इसको हम डिजॉल्व किए हैं तो इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले डिसोसिएशन होगा, तो ये बनाएगा Na। ठीक है, आगे लिखने का मतलब है कि पहले ये एसोसिएटेड था, बाद में डिसोसिएट करके n नंबर ऑफ मोल्स में टूट गया है। ठीक है, हम स्टार्टिंग मोल लेते हैं कि ये 1 मोल था, तो तुरंत तो ये टूटेगा नहीं, ये हो जाएगा 0 मोल। कुछ समय के बाद इसमें चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, माइनस अल्फा से, तो ये बढ़ेगा किससे, प्लस n अल्फा से। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा n अल्फा। ठीक है, तो आप यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना वैल्यू हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, और इसको 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखिएगा, अल्फा। ठीक है, तो ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आगे देखते हैं, ये वैल्यू याद रखिए, हमारे पास वैल्यू आया है कितना, ये है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन यही है, दोनों वैल्यू क्या है आपके पास, ये सेम है। तो ये हो गया आपके पास कौन, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नीचे हो गया कौन सा, नॉर्मल और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना था, आपने स्टार्टिंग मोल कितना लिया था, 1, तो स्टार्टिंग नंबर ऑफ मोल्स। वन टर्म फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1, यानी फाइनली I इज इक्वल टू, ये 1 का तो कुछ वैल्यू है नहीं यहाँ, तो I इक्वल टू हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस जगह से आपको यहाँ जो हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ वैल्यू पुट करिएगा। अल्फा है आपके पास कौन सा वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, तो अल्फा का वैल्यू होता है 1 और आई का वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आसान हो जाएगा आपको ये निकालना, एन का वैल्यू और आई का वैल्यू आपको आसान हो जाएगा निकालना। तो चलिए यही हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे और न्यूमेरिकल अपने क्लासरूम में ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।